बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि लेक्चर की तैयारी कैसे करें। जहाँ से कोई बात समझ ना आए वो मुझसे पूछें। 0306 0696 245। अपनी बात शुरू करने से पहले इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि ये लेक्चर सिर्फ़ उनके लिए है जो लेक्चर तैयार करके टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के लिए लेक्चर की तैयारी करते हैं, तो उनके हवाले से बताया जाएगा कि वो तैयारी कैसे करें। जिन्होंने लेक्चर तैयार करके टेस्ट देना होता है उनके लेक्चर में से 5 चीज़ें नोट की जाती हैं। नंबर 1 इबारत, नंबर 2 तर्जुमा, नंबर 3 अंदाज़े तफ़हीम यानी वजाहत, और नंबर 4 नहवी तहकीक, और नंबर 5 सरफ़ी तहकीक। तो इन 5 चीज़ों के बारे में कुछ बताता हूँ कि इन 5 चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर इबारत है। तो इबारत को जब तैयार करना है तो इतनी बार दोहराएं कि आप बग़ैर अटके रवानगी से पढ़ सकें। अगर आप इबारत में अटकते हैं, अटक कर इबारत पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है आपने इबारत सही तैयार नहीं की। दूसरे नंबर पर जब आपको इबारत पढ़ने का कहा जाए तो आप सिर्फ़ इबारत पढ़ें और पढ़ते जाएं। जब तक आपको ना रोका जाए तब तक आप इबारत पढ़ते रहें, और जितना आपका निसाब है उस निसाब की मुकम्मल इबारत पढ़ने के बाद ही आप रुकें। अगर आपसे इबारत में गलती हो गई है या कोई लफ्ज़ पढ़ना नहीं आ रहा तो उसको जल्दी से पढ़कर आगे गुज़र जाएं, वहाँ रुके नहीं और वहाँ सोचने न लग जाएं। आपको अगर वो लफ्ज़ नहीं पढ़ना आ रहा तो या उस पर कोई इराब की आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इराब क्या पढ़ूं, तो आप उसको पढ़कर आगे गुज़र जाएं जैसे भी पढ़ा जाता है। और अगर आपसे सवाल कर लिया जाए रोक कर कि आपने यहाँ ये क्यों पढ़ा है, तो आप सवाल को समझें कि आपसे सवाल क्या किया जा रहा है। उस सवाल के मुताबिक आप मुख्तसर जवाब दें। जितना सवाल है उतना ही जवाब दें, और जिस चीज़ का ताल्लुक़ जवाब के साथ सवाल के साथ है ही नहीं, जवाब में वो चीज़ बयान न करें। मिसाल के तौर पे आपने एक लफ्ज़ पर रफ़ा पढ़ना था लेकिन गलती से आपने उस पर नस्ब पढ़ दिया है, तो अब मुम्तहिन ने आपसे ये पूछ लिया कि इस पर नस्ब क्यों पढ़ा है आपने। तो अब 2 सूरतें हैं, या तो आपके ज़हन में सही जवाब आ जाएगा या नहीं आएगा। अगर आपके ज़हन में सही जवाब आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि इस पर रफ़ा पढ़ना था, तो आप कहें कि इस पर रफ़ा पढ़ा जाएगा, और इतना बता के आप आगे इबारत पढ़ना शुरू कर दें। ये ना बताएं कि रफ़ा क्यों पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपसे ये अभी पूछा ही नहीं गया कि इस पर रफ़ा क्यों पढ़ा जाएगा। तो जो सवाल आपसे पूछा ही नहीं गया उसका पहले से ही जवाब देना आप पर लाजिम नहीं है। आप उसका जवाब ना दें और आगे इबारत पढ़ना शुरू कर दें। फिर अगर मुम्तहिन ने दोबारा आपसे पूछ लिया कि इस पर रफ़ा क्यों पढ़ा जाएगा, तो अब आप इसी सवाल का सिर्फ़ जवाब दें, और इस सवाल का जवाब सिर्फ़ इतना ही है कि ये फ़ाइल बन रहा है इसलिए इस पर रफ़ा पढ़ा गया है। अब फ़ाइल किसका बन रहा है इसका जवाब आपने नहीं देना, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा ही नहीं गया, तो इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और आप आगे बात पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अगर मुम्तहिन ने ये सवाल कर लिया कि ये फ़ाइल किसका बन रहा है, तो अब आप ये सिर्फ़ इतना जवाब दें कि ये फ़लाँ फ़ेल का फ़ाइल बन रहा है, या जिसका भी वो फ़ाइल बन रहा है आप बताएं कि ये
फ़लाँ का फ़ाइल बन रहा है। और ये जवाब देने के बाद आगे इबारत पढ़ना शुरू कर दें। तो इस अंदाज़ से आप इबारत पढ़ें और इबारत पढ़ते वक्त दरमियान में बग़ैर ज़रूरत के ना रुकें। जितना ज़्यादा आप रुकेंगे उतने ज़्यादा आपसे सवाल होंगे, और जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतने ज़्यादा आप फंसेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी गलतियां होंगी। इसके बाद अपना लेक्चर किसी को इस अंदाज से पहले सुना लें। जब आपने लेक्चर तैयार कर लिया है तो किसी को सुना लें। जिसको सुनाना है, चाहे उसको वो आता हो या ना आता हो, उसने वो किताब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, सिर्फ आप उसको सुनाएं कि कोई भी पास बैठा है उसको कहें कि मुझसे मेरा ये लेक्चर सुनो। अगर आपने उसको सुना लिया है और सही अंदाज से सुनाया है और ऐसे अंदाज से सुनाया है जैसे क्लास के अंदर सबको पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है और आप वहाँ पे जाकर सुना सकते हैं। इसके बाद तर्जुमा और अंदाज़े तफ़हीम की तैयारी जब करनी है तो इसमें कुछ चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है कि जब लेक्चर सुनाते वक्त आपसे कहा जाए कि तर्जुमा करो, तो अब आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि तर्जुमा करते वक्त आपने साथ इबारत नहीं पढ़नी। इबारत आपने पहले पढ़ ली है, अब सिर्फ आपने तर्जुमा करना है। और फिर तर्जुमा करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना है कि तर्जुमा बा मुहावरा करना है और मफ़हूम उसका बयान करना है। हर लफ्ज़ का तर्जुमा करने की कोशिश ना करें, वरना आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। और बा मुहावरा तर्जुमा करते वक्त भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो लफ्ज़ पहले आ रहा है उसका पहले तर्जुमा किया जाए, बल्कि आपने उसका मफ़हूम बयान करना है तो उर्दू के अंदर आपका जुमला और मफ़हूम उस इबारत का ये दुरुस्त होना चाहिए। बाकी तर्जुमा आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको हर लफ्ज़ का तर्जुमा आता हो, ताकि अगर आपसे किसी ख़ास लफ्ज़ का तर्जुमा पूछ लिया जाए तो आप उसका तर्जुमा बयान कर सकें। अब अगर लफ्ज़ कोई ऐसा आ गया है कि जो मस्तर है, तो आपसे उसका तर्जुमा पूछा जाए तो आप मस्तरी माना ही वहाँ पे करें। और अगर फ़ेल का तर्जुमा आपसे पूछा गया है तो अब फ़ेल जैसा है वैसा ही तर्जुमा करें। फ़ेल माजी अगर है तो माजी वाला तर्जुमा करें, और अगर फ़ेल मुज़ारे है तो मुज़ारे वाला तर्जुमा करें। अगर अमर है तो अमर वाला, अगर नहीं है फ़ेल नहीं है तो फिर नहीं वाला तर्जुमा करें। ये नहीं है कि वो फ़ेल का तर्जुमा आपसे पूछा जा रहा है और आप मसरी माना उसका बयान कर रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। अब जब आपने मफ़हूम बयान कर लिया है, यानी तर्जुमा बा मुहावरा तर्जुमा आपने कर लिया है, इसके बाद आप जब अंदाज़े तफ़हीम और वज़ाहत की तरफ आते हैं तो उसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले नंबर पर तो अगर वो बाब या वो फ़सल का आगाज़ है तो आपने उस बाब और फ़सल का माक़बल से ताल्लुक़ बयान करना है कि मुसन्निफ़ ने इस फ़सल को पहले वाली फ़सल के बाद क्यों ज़िक्र किया, और फिर ये भी बयान करना है कि इसके बाद कौन सी फ़सल आएगी। और ये बयान करने के बाद आपने उस पूरी फ़सल का एक तारुफ़ करवाना है कि इस पूरी फ़सल के अंदर क्या बयान किया जाएगा। एक ख़ुलासे के तौर पर आपने उस चीज़ को बयान करना है। और फिर उसमें अगर कोई इस्तिलाह आ गई है और उस इस्तिलाह की तारीफ़ वहाँ पे बयान की गई है, मतन के अंदर ही इबारत में तारीफ़ बयान की गई है, तो ज़ाहिर अरबी के अंदर तारीफ़ होगी और तारीफ़ के अंदर जिनसे और फसलें होती हैं। तो ये जो फसलें होती हैं
इनको ज़िक्र करके, जिन्स को ज़िक्र करके सब को शामिल किया जाता है, और फिर फसलें ज़िक्र करके जो गैर मुतल्लिका होती हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो इनको कहते हैं फ़वाइदे क़ुयूद। तो अब किस फसल से, किस कैद से किस चीज़ को निकाला है, इस चीज़ को बयान करना है कि तारीफ़ के अंदर कौन कौन सी क़ुयूद हैं, तो कौन सी कैद से किस चीज़ को निकाला है, इसको फ़वाइद क़ुयूद कहते हैं। तो ये भी आपने याद करने हैं। और फिर इसके बाद आप जब मसले की वजाहत की तरफ आते हैं तो मसले की वजाहत करने से पहले आप उस मसले का ख़ुलासा बयान कर दें, हुक्म बयान कर दें कि ये कौन सा मसला है और इसका हुक्म क्या है, जायज़ है नाजायज़ है। इसके बाद वजाहत करें और उसकी एक सूरत बनाकर समझाएं। जैसे नमाज वगैरह का मसला बयान करना हो, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। अगर भूल कर सूरह फातिहा रह गई तो सजदा साहव वाजिब होगा। ये मसला बयान हुआ है, तो इसकी अब आपने वजाहत करनी है। तो एक सूरत बनाएं कि एक बंदा आकर नमाज पढ़ता है, नमाज शुरू करता है और उसमें सना के बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेगा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा और सूरह फातिहा के बाद फिर कोई और सूरत मिलाएगा। अब अगर तावुज़ और तस्मिया के बाद वो भूल जाता है सूरह फातिहा पढ़ना और वो डायरेक्ट आगे कोई दूसरी सूरत शुरू कर देता है और फिर वो रुकू में चला जाता है। अब बाद में उसको याद आया कि मैंने तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, तो अब आखिरी रकत के अंदर अत्तहियात पढ़कर अब्दुहु व रसूलुहु तक वो दाईं तरफ सलाम फेरेगा और सलाम फेर कर फिर वो 2 सजदे करेगा और इन 2 सजदों को सजदा साहव कहा जाता है। तो अब उसकी नमाज मुकम्मल होगी। सजदा साहव करने के बाद फिर वो अत्तहियात पढ़ेगा और दुरूद शरीफ पढ़कर और दुआ पढ़कर उसके बाद सलाम फेर देगा, तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर उसने सजदा साहव ना किया तो फिर उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो इस अंदाज से फिर मसले की वजाहत कर दें। तो जब तक आप मसले की वजाहत करते रहेंगे, अगर हाशिए में कोई और भी उस मसले से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें बयान की गई हैं तो उनको भी साथ बयान करना शुरू कर दें। लेकिन इन चीज़ों को बयान करने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए कि आप जब बयान करना शुरू कर दें तो सुनने वाला वो सिर्फ़ आपको सुनता रहे। लेकिन अगर आपने गलत अंदाज में कुछ भी बयान किया तो फिर सुनने वाला आपको रोक लेगा और सवाल करना शुरू कर देगा, और जैसे ही सवाल शुरू होंगे उस वक़्त आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और ख़तरात भी हो सकते हैं। तो इसलिए लेक्चर के अंदर कोशिश करें कि सिर्फ़ आप बोलते रहें, ख़ामोश ना हों, क्योंकि आपकी खामोशी आपके लिए ख़तरा बन सकती है। तो जितना ज़्यादा आप बोलते रहेंगे उतना ज़्यादा आपसे सवाल भी कम ही होंगे। मेन चीज़ें यही हैं। बाकी इसके बाद नाहवी तहक़ीक़ और सर्फ़ी तहक़ीक़ हैं। तो नाहवी तहक़ीक़ में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं नाहव के मुतल्लिक़, उनमें किसी लफ्ज़ का इजरा भी पूछा जा सकता है और मुकम्मल आपने इजरा करना है। वो इजरा का तरीक़ा आपको पहले से ही आपने सीखा होना चाहिए, पहले से आता हो। जब लफ्ज़ का इजरा पूछा जाए तो आप पूरा वो इजरा कर दें। और इसी तरह नाहवी तहक़ीक़ में ये भी सवाल हो सकता है कि आपने किस लफ्ज़ पर कौन सा इराब पढ़ा है, रफ़ा पढ़ा है, नस्ब पढ़ा है, जर पढ़ा है और वो क्यों पढ़ा है, इसको वजूह इराब कहते हैं। तो अब आपने देखना है कि अगर आपसे किसी इसम के बारे में पूछा जा रहा है कि उस इसम पर कौन सा इराब पढ़ा है,
तो अगर रफ़ा पड़ा है तो आपको मरफ़ूआत याद होने चाहिए। मरफ़ूआत में से वो क्या बन रहा है, ख़बर बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है, फ़ाइल बन रहा है, नाइबुल फ़ाइल बन रहा है, या क्या बन रहा है, वो आपने सिर्फ बयान करना है। इसका जवाब इतना ही है। और अगर नस्ब पड़ा है तो आपने मनसूबात में से बताना है। अगर इसम पर आपने जर पड़ा है तो फिर मजरूरात में से आपने बताना है कि ये क्या बन रहा है। और इसी तरह नाहवी तहकीक के अंदर आपसे तरकीब भी पूछी जा सकती है। तो जब तरकीब आपसे पूछी जाए तो आपने पहले उस इबारत को देखना है कि वो इबारत इसम से शुरू हो रही है या फ़ेल से शुरू हो रही है। अगर इसम से शुरू हो रही है तो वो इसम देखेंगे मरफ़ू होगा, तो ज़ाहिर है फिर उसको देखेंगे ये मारिफ़ा है या नाकिरा है। अगर शुरू में आ रहा है और मारिफ़ा भी है और मरफ़ू भी है तो वो ज़ाहिर मुब्तदा बनेगा, और इसके बाद उसकी ख़बर तलाश करें, फिर ये जुमला इसमिया ख़बरिया हो जाएगा। अगर वो जुमला जिसकी तरकीब आपसे पूछी जा रही है वो इस फ़ेल से शुरू हो रहा है, तो ज़ाहिर फ़ेल को फ़ाइल और मफ़ूल की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद उसका फ़ाइल मफ़ूल तलाश करें, और जार मजरूर वगैरह भी आ सकते हैं जो उसके ज़र्फ़ लाव मुतल्लिक़ हैं। इसके अलावा दूसरे मफ़ऊल मफ़ाइल वगैरह भी आ सकते हैं, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल मुतलक़, मफ़ूल लहू वगैरह। तो उनको देखें फ़ेल के बाद, और फिर उनका ताल्लुक़ फ़ेल के साथ जोड़ दें, जैसा भी उनका ताल्लुक़ है, फ़ाइल वाला ताल्लुक़ है या मफ़ूल वाला है, फिर उसको जुमला फ़ेलिया बना दें। इसी तरह आपसे नाहवी तहकीक में ये भी पूछा जा सकता है कि ये लफ्ज़ इसमें मुतमक्किन की जो 16 वजूह इराब के अतबार से 16 अक़साम हैं या 12 अक़साम बयान की जाती हैं, उनमें से कुछ अक़साम ऐसी हैं उनको अलग अलग अगर बयान किया जाए तो 16 बन जाती हैं, और अगर एक ही शुमार किया जाए तो इस तरह 12 बनती हैं। तो उनमें से कौन सी किस्म है, तो वो आपने किस्म बतानी होगी। ये पहचानना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप पहले लफ्ज़ जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है आप उसको देखें, वो मुफ़रद है, तस्निया है या जमा है। अगर तस्निया है तो तस्निया ये एक अलहदा किस्म है, और अगर जमा है तो जमा वो 3 तरह का हो सकता है, या तो जमा मुकस्सर होगा, या जमा मुअन्नस सालिम होगा, या जमा मुज़क्कर सालिम होगा। तो ये तीनों जो हैं अलग-अलग किस्में हैं। तो जब आपको जमा की पहचान हो जाएगी तो किस्म की भी पहचान हो जाएगी। और बाकी रहेगी मुफ़रद की बात, तो मुफ़रद में मुफ़रद मुनसरिफ़ सही हो सकता है। मुफ़रद के अंदर इसी तरह गैर मुनसरिफ़ हो सकता है, लेकिन मुफ़रद मुनसरिफ़ सही या गैर मुनसरिफ़ इनकी पहचान के लिए आपको इराब देखना होगा, इराब उस पर कौन सा है। अगर गैर मुनसरिफ़ है तो फिर ये गैर मुनसरिफ़ एक अलहदा किस्म है। अगर मुनसरिफ़ के सबाब उसमें नहीं पाए जा रहे तो फिर वो मुफ़रद मुनसरिफ़ सही होगा। या फिर जो इसमें मनकूस है ये इसमें मकसूर, उनमें से देखें, क्योंकि इराब अगर तकदीरी होगा तो फिर वो इसमें मकसूर या मनकूस में से होगा, और अगर इराब लफ्ज़ी है तो फिर वो मुफ़रद मुनसरिफ़ सही होगा। तो ये मेन चीज़ें हैं, इसमें तफसील के अंदर मैं नहीं जाता, तो इसमें आप अच्छे अंदाज से पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा नाहवी तहकीक में आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि ये मुस्नद है, ये मुस्नद इला है। तो मुस्नद और मुस्नद इला की पहचान के लिए भी आप देखें वो इसम है या फ़ेल है। अगर इसम है तो फिर देखें वो मुब्तदा की जगह पे आ रहा है या ख़बर की जगह पे है। अगर मुब्तदा की जगह पे है तो मुस्नद इला है, अगर ख़बर की जगह पे है तो मुस्नद है। और जिस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो फ़ेल है तो फिर ज़ाहिर है वो मुस्नद ही होगा, क्योंकि जो फ़ेल होते हैं वो मुस्नद होते हैं। इसी तरह जो फ़ाइल की जगह पे आए या नाइबुल फ़ाइल की जगह पे आए वो भी मुस्नद इला होता है। और जो मफ़ूल वगैरह आते हैं या हाल, तमयीज़, मुस्तस्ना वगैरह, ये सारी चीज़ें ना ही मुस्नद होती हैं ना ही मुस्नद इला होती हैं, इसलिए इनको फ़ुज़ला भी कहा जाता है। इसी तरह नाहवी तहकीक में आपसे
इराब के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इस पर इराब कौन सा है। तो इराब लफ्ज़ी होगा या इराब तकदीरी होगा, और फिर इराब लफ्ज़ी भी वो दो तरह का हो सकता है। अच्छा, इराब लफ्ज़ी, इराब तकदीरी और इराब महल्ली, ये तीन तरह के इराब होता है। आगे इराब लफ्ज़ी की फिर दो किस्में बन जाती हैं, असली और तबई। इस तरह इराब तकदीरी की भी दो किस्में हो जाती हैं, असली और तबई। तो तवाबे का इराब तभी होता है, तवाबे की 5 किस्में हैं। और बाकी इसके अलावा इराब अगर मबनी नहीं है तो मोरब का इराब जो है वो असली होता है, मबनी का इराब महल्ली होता है, और बाज़ इराब हिकाई भी होते हैं। इसके बाद सरफ़ी तहकीक है। तो सरफ़ी तहकीक में आप तैयारी करनी है जब आपने, तो उस वक़्त आप जितने भी फ़ेल हैं उन फ़ेलों को अलग कर लें, माजी है, मुज़ारे है, अमर है या नहीं है। इस तरह जितने भी मस्तर हैं उन मस्तरों को आप अलग कर लें, और फिर आप देखें फ़ेल माजी का सीगा है तो आप पहले उसका पूरा सीगा उसको बयान करें। सीगा बयान करने के बाद आप फ़ेल माजी, उसी लफ्ज़ से फ़ेल माजी की पूरी गर्दान पढ़ें, और पूरी गर्दान पढ़ने के बाद फिर आप सर्फ़ सगीर पढ़ें, उसी लफ्ज़ से सर्फ़ सगीर बनाएं। अब जिस बाब से है उसी बाब के वज़न पर आपने वो बनाना है। और इसी तरह अगर फ़ेल मुज़ारे है तो उससे पूरी गर्दान पढ़ें और सर्फ़ सगीर बनाएं, और फ़ेल अमर है तो अमर की पूरी गर्दान पढ़ें और सर्फ़ सगीर बनाएं। फ़ेल नहीं है तो नहीं की पूरी गर्दान बनाएं और सर्फ़ सगीर पढ़ें। और इसी तरह अगर मस्तर है तो मस्तर आप देखिए सलासी मुजर्रद का है या मज़ीदफ़ी का है। अगर सलासी मुजर्रद का मस्तर है तो फिर बाब देखें, बाब कौन सा है, तो जो बाब है उस बाब के वज़न पर आप गर्दाने भी बनाएं और सर्फ़ सगीर भी बनाएं। और अगर सलासी मज़ीदफ़ी है तो सलासी मज़ीदफ़ी में देखें कौन सा बाब है, तो जो भी बाब है उस बाब के वज़न पर आप गर्दाने और सर्फ़ सगीर वो उससे पढ़ें। तो इससे आपको गर्दाने भी हर लफ्ज़ के जो भी जिस बाब से भी है तो उस बाब के मुताबिक उस बाब के वज़न पर आपको हर लफ्ज़ से गर्दाने बनाना आ जाएंगी। तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, जो भी आपसे गर्दान सुनी जाएगी आप सुना सकेंगे। इन चीज़ों पर गौर करके आप लेक्चर की तैयारी करें और फिर किसी को सुनाएं लाजमी। जितना ज़्यादा हो सकता है आप सुना के जाएं। अगर आप ये कहें कि नहीं यहाँ मैं तैयारी कर लूँ और वहाँ जाकर ही सुनाऊँ, तो आप को बयान करने में परेशानी हो सकती है। तो अगर आपने पहले 2-3 मरतबा सुनाया होगा, आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं भी होगी, फिर भी आपको सुनाने का तजर्बा हो जाएगा, तो आप बेहतर अंदाज में सुना सकते हैं। अगर ये बातें अच्छी लगें तो इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और तालीमुल इस्लाम अकेडमी चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।